आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या इजराइल ने तय कर लिया है कि जहां जहां हमास के आतंकी होंगे उन देशों पर भी अटैक कर दिया जाएगा। कतर पर अटैक के बाद से सभी खाड़ी देशों में दहशत है, खासकर तुर्की में, जो खुद को खाड़ी का अघोषित खलीफा मानता है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। इसके लिए अगर अनगिनत देशों पर भी अटैक करने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या यह अमेरिका के कहने पर हो रहा है, क्योंकि कतर पर अटैक के बाद एक तरफ खबर है कि अमेरिका ने नेतन्याहू से नाराजगी जाहिर की, तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि कतर में जहां इजराइल ने अटैक किया वहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी बेस कैंप है, दूतावास है। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका को अटैक की जानकारी ही ना हो। वहीं सवाल यह भी कि क्या इस अटैक से हमास के आतंकी मारे गए, और क्या अमेरिका जिसने अपने सेना बेस के जरिए खाड़ी को कंट्रोल में लिया हुआ है, वो खाड़ी अब अमेरिका से भरोसा खो रहा है और अब चीन या अपने ही दुश्मन रूस से भी हाथ मिला सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे नेतन्याहू के निशाने पर आए खाड़ी और खलीफा का सच क्या है। We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. सबसे पहले बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसके जरिए इजराइल ने कतर पर अटैक किया। कतर के अंदर जो हमास के राजनयिक अड्डे थे उन पर अटैक किया। इसको नाम क्या गया, जरा देखिए। इस पूरे ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो है ऑपरेशन समिट ऑफ फायर, जिसके जरिए कतर पर अटैक किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? हमास हेडक्वार्टर जो कतर के अंदर है, और इसका परिणाम क्या रहा? हमास के नेता मारे गए। इसके अलावा कतर के भी सैन्य अधिकारी इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि कतर पर अटैक क्यों किया गया और कैसे किया गया, और क्या इस दौरान जिन देशों के ऊपर से मिसाइल होते हुए कतर पहुंची उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और क्या कतर का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की मिसाइल को रोकने में नाकाम है। सवाल यह भी कि 9 सितंबर को अटैक हुआ और उसके बाद से कतर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा। दरअसल 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, और इस हमले में रडार से बचने वाले हथियारों और सटीक गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमास के 5 सदस्य हैं, जिनमें शीर्ष वार्ताकार खलील अल हया का बेटा, एक कतर का सुरक्षा कर्मी मारा गया। दोहा के कटारा वेस्ट बे लगून इलाके में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, और कहा जा रहा है कि हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद किया गया दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमास के नेतृत्व को कमजोर करना है और इंटरनेशनल खाड़ी देशों को यह संदेश देना कि जहां जहां हमास के आतंकी छुपे हुए हैं वहां वहां अटैक किया जाएगा। इस दौरान 15 फाइटर जेट्स और 10 म्यूनिश का इस्तेमाल किया गया। दरअसल इजराइल ने इस अटैक में 15 फाइटर जेट्स और 10 सटीक म्यूनिश का इस्तेमाल किया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य हमास के राजनीतिक नेतृत्व को नष्ट करना था, जो 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमास के घातक हमले का जवाब है। आपको ध्यान होगा उसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और उसके मास्टरमाइंड माने जाते थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री क्वार्ट्ज ने इसे पूर्ण रूप से जायज बताया, क्योंकि लक्ष्य वो हमास के नेता थे जो गाजा युद्ध को प्रतिबंधित और निर्देशित कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। हमले के समय खलील अल हया और जाहिर जबरीन युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान यह अटैक किया गया। इजरायली सेना प्रमुख अयाल जाविर ने अगस्त 2025 में ही कहा था हमास को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी, और यह हमला समिट ऑफ फायर ऑपरेशन का हिस्सा था।
जो महीनों पहले तैयार हो चुका था। इजराइल ने दावा किया है कि ऑपरेशन अवसर पर यह आधारित, लेकिन हमास ने कहा कि उसके शीर्ष नेता बच गए, जबकि अल हया के बेटे, उनके कार्यालय प्रबंधक और 3 अन्य सदस्य मारे गए। एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया है। अब जरा सोचिए, अगर कई महीने पहले इस ऑपरेशन को तैयार किया जा रहा था, इसके बारे में सोचा जा रहा था कि क्या अमेरिका को बिल्कुल जानकारी नहीं, या फिर अमेरिका दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वेपन के जरिए देशों को अस्थिर कर रहा है और दूसरी तरफ शांति के कबूतर को उड़ाते हुए नोबेल प्राइज को मांग रहा है। क्या वाकई में हमास का कनेक्शन कतर के साथ था, और क्या कतर वाकई में हमास को फंडिंग कर रहा था? जरा समझिए यह कहानी कहां से शुरू होती है, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में हमला करने के चलते घिरे नेतन्याहू किसी भी तरह से खेद जताने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2012 से कतर में हमास ने अपने राजनीतिक विंग का दफ्तर खोल रखा था। गाजा में हमास का शासन कतर की राजधानी दोहा से ही चल रहा था। यही नहीं, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने दोहा में जो एक्शन लिया है वो अमेरिका के 9/11 हमले के बदले जैसा है। तब भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन, उसे शरण देने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा ने वहीं शरण ली रखी थी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तुलना में अमेरिका के अंदर जो 11 सितंबर के अटैक हुए, उससे करते हुए कहा कि होलोकॉस्ट के बाद पहली बार यहूदियों पर इतना बड़ा हमला हुआ, इसे कैसे भूल सकते हैं? तो क्या वाकई में उसी का बदला लेते हुए इजराइल गाजा को लगभग खत्म कर चुका है, फिलिस्तीन को कंट्रोल कर चुका है, हिजबुल्लाह को खत्म करने के चक्कर में लेबनान पर अटैक कर चुका है, सीरिया पर अटैक कर चुका है, हूती को खत्म करने के चक्कर में यमन पर अटैक कर चुका है, और क्या अब अगली बारी तुर्की की है? क्योंकि जो स्थिति कतर की है बिल्कुल वही तुर्की की है। लेकिन कतर क्या वाकई में हमास को सपोर्ट कर रहा था? क्या उसको पैसा और बंगला सब दिया जा रहा था? क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि 11 सितंबर के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी आतंकियों को शरण ना दे। आतंकी जहां भी छिपे होंगे वहीं पर उनको मारा जाएगा। इजरायली पीएम ने कहा कि हम भी उसी नीति पर काम कर रहे हैं। हमास के आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें मार गिराएंगे। कतर की तरफ से हमास के आतंकियों को पाला जा रहा है, उनके लोगों को बंगले दिए जा रहे हैं, उनके लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, और इसी रकम से वो इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कतर के अंदर घुसकर ही हमास के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया गया। और इसकी तुलना की गई है, इसकी तुलना की गई कि जब अमेरिका लादेन को मारे तो ठीक, लेकिन अगर हम अपने गुनहगारों को मारे तो गलत कैसे? दरअसल इजराइल के नेता ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर अल-कायदा के आतंकी मारे थे, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढेर किया गया था, और जिन देशों ने लादेन को मारे जाने पर अमेरिका की सराहना की थी, वो आज हमारे एक्शन पर निंदा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि दोहा में हमले से कतर समेत तमाम मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। कतर का कहना है कि हमारी राजधानी में हमला करना संप्रभुता के खिलाफ है, और इसने पूरे मिडिल ईस्ट में जंग को भड़का दिया है। क्या वाकई में पूरा मिडिल ईस्ट एक हो सकता है? और क्या पूरा मिडिल ईस्ट एक होते हुए इजराइल पर अटैक कर सकता है? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि लगभग मिडिल ईस्ट के हर देश में अमेरिकी बेस कैंप है, अमेरिका की सेना है। तो पहला सवाल तो यही कि अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो क्या अमेरिका को जानकारी नहीं? यकीनन होगी। दूसरा सवाल यह कि जब अमेरिका ने अपने बेस कैंप ही खाड़ी के अंदर यह कहते हुए बनाए कि वो उन देशों की सुरक्षा करेगा, तो फिर जब इजराइल अटैक कर रहा है तो अमेरिकी सेना उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? लेकिन क्या कतर हमले का जवाब दे सकता है? क्या वो स्थिति में है कि वो इजराइल पर अटैक कर दे? जरा इसको भी समझिए,
क्योंकि कतर की तरफ से इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं ना के बराबर बताई जा रही है, ना के बराबर। दरअसल कतर में सैन्य वृद्धि की ना तो कोई इच्छा है और ना ही उनके पास इतने साधन हैं। अभी उनका ध्यान खुद को बचाने की तरफ केंद्रित रहेगा और कतर के सैन्य सलाहकार पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे हैं और अब वो खुले तौर पर इस पर विचार कर रहे हैं कि इजराइल को कैसे रोका जाए, क्योंकि कतर और इजराइल की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है। 2025 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल 15वें स्थान पर है, जबकि कतर 62वें स्थान पर है। इजराइल के पास F-35 जेट है, न्यूक्लियर हथियार है और मरकावा टैंक है, जबकि कतर के पास राफेल जेट और हेलफायर मिसाइल है। कतर की सेना छोटी और रक्षात्मक है, जो इजरायली हमले का सैन्य जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कतर के पास सिर्फ 66,500 ही सैन्य कर्मी है, जबकि इजराइल के पास 6,30,000 हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल, क्या वाकई में कतर के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं? क्योंकि अगर कतर को इजराइल पर अटैक करना है तो उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए और कतर के पास ऐसी मिसाइल है ही नहीं। यानी एयर अटैक कतर इजराइल पर कर ही नहीं सकता है। तो क्या खाड़ी देश उसके साथ आएंगे? इसको समझने के लिए जरा समझिए खाड़ी देशों पर इजराइल ने कैसे अटैक किया। अब सोचिए, महज 12 घंटे में इजराइल के निशाने पर कितने देश, जरा देखिए। अगर बात की जाए तो महज 72 घंटे में 6 देशों पर अटैक किया इजराइल ने, 6 देशों पर। इस दौरान 200 मौतें और 1000 घायल। इसमें जो बड़ा आंकड़ा है वो दरअसल गाजा का है। इन 72 घंटों में 150 गाजा के अंदर ही लोग मारे गए हैं। लेकिन जिन 6 कंट्री पर अटैक किया गया, ये कौन कौन से देश हैं जहां इजराइल ने अटैक किया, जरा एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए जरा, जिन 6 देशों पर इजराइल ने अटैक किया है 72 घंटों में, उनमें एक है ट्यूनेशिया, दूसरा गाजा, तीसरा लेबनान, चौथा सीरिया, पांचवा कतर और छठा यमन। ये वो 6 देश हैं जिन पर इजराइल ने अटैक किया है। आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो 6 देश हैं इनमें से 3 देश ऐसे हैं जहां अमेरिकी सेना है, अमेरिकी बेस कैंप है। तो कैसे मुमकिन है कि अमेरिका को पता ही ना हो? अमेरिका दोहरा चरित्र खाड़ी के साथ अपना रहा है और शायद खाड़ी भी इसको समझ रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, अमेरिका इसके बावजूद कह रहा है कि हम इजराइल के इस एक्शन के खिलाफ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की इस हरकत पर खफा बताए जा रहे हैं। एक्सियोन ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू से कहा कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। कतर की राजधानी में हमले से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी कहा जा रहा है कि भौचक्के रह गए। इसको लेकर जब बात हुई तो ट्रंप ने नेतन्याहू और उनके सलाहकारों के काम पर हैरानी जताई और कहा कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रंप के ऐतराज और मुस्लिम देशों की भड़कने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अपने रुख पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पालने वाले देशों पर हम हमला करते रहेंगे। और इस बीच लेबनान में एक बार फिर से इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। सेना का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया और ये हमले लेबनान की बेका घाटी में हुए, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमेरिका क्या कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनको पता था और उन्होंने कतर को फोन किया, संदेश भेजा, जबकि कतर साफ तौर पर इनकार कर रहा है। तो क्या कतर के समर्थन में अब अरब देश आएंगे? क्योंकि इजराइल के दोहा में हमले के बाद कतर की राजधानी अगले रविवार और सोमवार को एक आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है और इस बैठक में दोहा पर इजरायली हमले पर चर्चा होगी। कतर समाचार एजेंसी के अनुसार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कतर की राजधानी पर हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के परिणामों पर विचार करना।
और इस घटना पर एकीकृत अरब इस्लामी प्रतिक्रिया को समझना है कि वाकई में सब साथ हैं भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जबानी ही खर्च कर रहे हैं। तो देखिए किस किस खाड़ी देश ने विरोध जताया है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और जॉर्डन ने हमले को कतर की संप्रभुता पर उल्लंघन माना है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ इसको बताया। सऊदी अरब ने भी इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा करार दिया, जबकि यूएई के उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन अब खेल पर वापस आते हैं जो अमेरिका खेल रहा है। क्या अमेरिका से खाड़ी का विश्वास उठ रहा है? इसको समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ही खाड़ी के साथ खेल रहा है, इसलिए ताकि वो अपने वेपन्स को खाड़ी को बेच सके। अब एक उदाहरण के तौर पर समझिए, कतर पर इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन कतर इतना बेबस है कि वो एयर अटैक कर ही नहीं सकता इजराइल पर। उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, तो वो क्या करेगा? या तो वो अमेरिका को कहेगा या अमेरिका से वो वेपन खरीदेगा, क्योंकि खाड़ी को लेकर एक पहले से ही थ्योरी बनी हुई है कि वो रूस उनका दुश्मन है। अगर रूस उनका दुश्मन तो बाय डिफॉल्ट अमेरिका दोस्त, और दोस्त अब बड़े बड़े हथियार कतर को बेचेगा। बिल्कुल वैसे जैसी स्थिति सीरिया के अंदर पैदा हुई, जैसी स्थिति तुर्की के सामने पैदा की जा रही है और जैसी स्थिति यूएई के सामने पैदा की गई, और बड़ी बड़ी हथियारों की डील ट्रंप कर का है। तो क्या वाकई में उन हथियारों की डील के लिए ही इजराइल के जरिए खाड़ी पर अटैक करवाए जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने गाजा पर अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर एकजुट हुए हमास के नेताओं पर हमले की मंजूरी दी थी। हालांकि हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय व्हाइट हाउस खुद डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं और ट्रंप बोल रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। उसने ऐसे किसी भी हमले की मंजूरी इजरायल को नहीं दी। हालांकि कमाल की बात देखिए, व्हाइट हाउस ने अपने शुरुआती बयानों में यह कहा था, ट्रंप ने अपने विशेष दूत के जरिए कतर को हमले का संदेश भेजा था। मतलब अमेरिका को पता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, कतर ने ऐसी किसी भी सूचना मिलने से इनकार कर दिया। क्या वाकई में मुमकिन है? क्या वाकई में मुमकिन है कि अमेरिका किसी देश को कोई संदेश भेजना चाहे कि आपके देश पर अटैक होने वाला है और वो संदेश पहुंचे ही ना? क्योंकि ट्रंप और ट्रंप का अमेरिका फिलहाल टर्न और यू टर्न दोनों के लिए जाना जा रहा है। लेकिन क्या खाड़ी रूस और चीन की तरफ जा सकता है? क्योंकि इजरायल ने कतर में जिस इमारत पर बमबारी की है वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। हमले वाली जगह के पड़ोस में ही अमेरिकी राजदूत का आवास है। ऐसे में यह दावा किया गया कि दोहा में स्थित अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर, जो कतर के आसमान पर भी नजर रखता है, वो खामोश रहा। मतलब अमेरिका को पहले से ही हमले की जानकारी थी और उसने जानबूझकर इजरायली हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस इलाके में अब कोई भी ऐसा देश नहीं जो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर है। इजरायली हमले ने मध्य पूर्व में विश्वसनीय सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की भूमिका को लगभग खत्म कर दिया है। कभी अमेरिका के इशारों पर चलने वाले देश अब अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों को चीन, यहां तक कि हो सकता है रूस में भी एक नई आशा नजर आने लगे। चीन भी मध्य पूर्व में अमेरिका की जगह भरने के लिए बेताब है। अगर अमेरिका ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो इन देशों के पूरी तरह से चीन या दुश्मन रूस के साथ जाने का भी खतरा है। और शायद इसी को भांपते हुए हो सकता है कि ट्रंप ही इजरायल के जरिए इन पर अटैक करा रहे हो ताकि बड़े बड़े हथियारों को ये देश खरीदने पर मजबूर हो जाए। वरना जरा सोचिए, खाड़ी के कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां अमेरिका की सेना मौजूद है। इससे आप समझ जाएंगे क्या वाकई में मुमकिन है कि बिना अमेरिका की परमिशन के इजरायल यहां अटैक कर दे। आप सोचिए, बहरीन के अंदर, मिस्र के अंदर, इराक के अंदर इजरायल, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और कुवैत, ये वो
गल्फ कंट्रीज हैं जहां अमेरिका के सैन्य बेस कैंप है। अब जरा बताइए कैसे मुमकिन है कि जिस कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा खाड़ी का सैन्य बेस हो, वहां इजराइल मिसाइल अटैक करे और अमेरिका को जानकारी ना हो, विद परमिशन की गई होगी। आप सोचिए, सीरिया के अंदर इजराइल अटैक करे और जहां अमेरिकी बेस कैंप है उसको जानकारी ना हो, यकीनन अमेरिका को उसकी जानकारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही क्या वाकई में तुर्की के साथ भी एक बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि ये सारा खेल अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री से जुड़ रहा है। और क्या कतर के बाद अब तुर्की की बारी हो सकती है? दरअसल दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले ने तुर्की को अलर्ट कर दिया है। नेतन्याहू की सरकार इस्तांबुल में हमास के लोगों को निशाना बना सकती है और इसकी वजह है हमास का 2011 से तुर्की में स्थापित कार्यालय। इजरायली सैनिक गिलाद शालिट की रिहाई सुनिश्चित करने वाली बातचीत के लिए यह कार्यालय बना था। इसको इजरायल निशाना बना सकता है क्योंकि तुर्की में फिलहाल करीब 40 हमास सदस्य रह रहे हैं और तुर्की ने स्पष्ट कहा है कि वो हमास के राजनीतिक नेतृत्व की मेजबानी करता है, लेकिन उनकी तरफ से इस समूह को सैन्य सहायता प्रदान नहीं की जाती। लेकिन तुर्की के लिए अब मुश्किल का एक वक्त है क्योंकि अर्दोगन खलीफा बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल का अटैक होता है तो पूरी खाड़ी क्या वाकई में उनके साथ खड़ी होगी, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन जो स्थिति कतर के अंदर बनी वही स्थिति तुर्की के अंदर भी बन सकती है और यहां से क्या वाकई में खाड़ी अशांत होगा, अस्थिर होगा, या अमेरिका जानबूझकर अस्थिर करना चाहता है ताकि इन देशों को अपने हथियारों को बेच सके, यह कहते हुए कि अगर इजरायल से आपको बचना है तो फिर हमारे हथियारों को खरीदना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि इजरायल भी जिन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है उनमें से ज्यादातर अमेरिका के हथियार हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। We remember October 7. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists.